बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मंगलवार की रात वाराणसी से इंटरव्यू देकर लौटी महिला के साथ एक घिनौनी वारदात हुई थी। कल शाम अजय नाम का आरोपी जब पुलिस के घेरेबंदी में आया तब उसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अजय श्रीवास्तव नाम का आरोपी एक गैंगस्टर था और उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी अजय और दिनेश नाम के 2 आरोपियों पर एक पूरा आरोप था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिनेश को कल दिन में पकड़ लिया गया था। शाम को अजय की घेराबंदी की गई, लेकिन उसने फायरिंग की और जब पुलिस की तरफ से पलटवार हुआ तब वो उस फायरिंग में ढेर हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मलिहाबाद में जिस तरीके से महिला के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। अजय श्रीवास्तव नाम का ये आरोपी है जिसे घेरा गया और जब ये घिरा पुलिस से तो इसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में ये मारा गया। मलिहाबाद पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच की पुलिस और ठाकुरगंज की पुलिस ने लगातार इसका सर्च अभियान चला रखा था कि जो भागा हुआ अजय है उस पर उसकी गिरफ्तारी कर सके। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। लखनऊ के मलिहाबाद में जिस जगह आरोपी अजय के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ उस जगह से संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 तारीख की रात को 32 वर्षीय महिला के साथ पहले रेप और फिर उसको मौत के घाट उतारने वाला दरिंदा अजय को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसी रोड से अजय भागने की कोशिश कर रहा था और जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी तो वो इन पगडंडियों के रास्ते इधर आगे बढ़ा। उसने पुलिस की तरफ फायर किया था। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी उस पर फायर किया गया। इस दौरान पुलिस की उसकी जो गाड़ी है वो यहाँ गिरी और ये फिर अंदर वो आम के बाग की तरफ आगे बढ़ा। और आपको यहाँ पर अलग अलग जो स्पॉट्स हैं वो आपको दिखाऊं तो उन जगहों पर जो फायरिंग हुई है उसके जो बुलेट्स हैं वो गिरे थे। लगभग 5 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। इसके बाद आगे का जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर वो जाकर के अजय आगे गिरा। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस, मलिहाबाद की पुलिस वो पिछले 2 दिनों से इसको लेकर के लगी हुई थी और अभी इस पूरी घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और एक जो साक्ष्य है उसका संकलन कर रही है। 18 तारीख की रात में एक महिला जो कि वाराणसी से लौट रही थी, वाराणसी में उसकी नौकरी लगी थी, वहाँ पर 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो लौटी और यहाँ से आलमबाग से उसने टेम्पू किया। टेम्पू करके वो अपने घर जाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिस टेम्पू में वो बैठी उसी टेम्पू ड्राइवर ने उसको वहाँ से चिन्हट ना ले जा कर के वो मलिहाबाद ले गया। इस दौरान महिला ने अपने परिवारजनों से बातचीत की और उनको बताया कि वो किसी अन्य रास्ते पर ड्राइवर उसको ले जा रहा है। तब परिवार की तरफ से उसकी लोकेशन भी मांगी गई थी और तब उसके बाद पुलिस को इत्तला भी किया गया था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही। हालांकि तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी जिस कारण पिछले दिनों 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। अजय को लेकर के भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और अजय को लेकर के जब जानकारी मिली कि वो इस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा है, जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तब दोनों के बीच में फायरिंग हुई है। करीब 5 राउंड गोलियाँ चली हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2 गोलियाँ अजय को लगी हैं। यहाँ के बाद अजय को जो है अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है। अजय के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अजय के ऊपर कुल 23 मुकदमे थे। इसके पहले भी वो जेल जा चुका है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। फिलहाल लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो वो आरोपी जिसने 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद उसको मौत के घाट उतारा था, अब पुलिस की मुठभेड़ में वो भी मार गिराया गया है।
बड़ी खबर हरियाणा के पानीपत से भी है। पानीपत में जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेजेपी के नेता रविंद्र मिन्ना एक पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पंचायत कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और दूसरे पक्ष ने फायरिंग कर दी। इसमें रविंद्र मिन्ना की मौत हो गई और उनके चचेरे भाई समेत 2 लोग घायल हो गए। हत्या का आरोप रविंद्र मिन्ना के रिश्तेदार रणबीर पर है, जो वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की हैं। रविंद्र मिन्ना पिछले साल विधानसभा चुनाव में जेजेपी से उम्मीदवार थे। एक विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन विवाद सुलझने के बजाय बढ़ गया और इसी बीच उनके एक रिश्तेदार ने उन पर फायरिंग कर दी और इसमें रविंद्र मिन्ना की जान चली गई। इस फायरिंग में उनके चचेरे भाई समेत 2 लोग घायल भी हुए हैं। हत्या का आरोप रविंद्र मिन्ना के रिश्तेदार रणबीर पर है, जो वारदात के बाद से फरार है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित कर चुकी है और उसकी तलाश अब की जा रही है। रविंद्र मिन्ना पिछले साल विधानसभा चुनाव में जेजेपी से उम्मीदवार थे। मर्डर हुआ है, अभी देखते हैं कौन है। मैं अभी पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में जानकारी लेके अभी पहुंचा हूं। माथे पे गोली लगी है। अभी जो है पूरी जानकारी जो अभी है तक की जो सूचना मिली है वो थोड़ा सा आप बता दें। गोली चलने की और एक की जो है डेथ होने की सूचना है और 2 इंजर्ड हैं। उसमें हम पूर्ण जानकारी लेकर के फिर बता दें। तो परिवारों ने बताया कि कौन लोग थे मारने वाले जी? वो अभी पता करके जैसे भी होगा। तो आपकी टीमें जो है लगी हैं? हाँ, वो लगी। सीआईए की भी तमाम टीम? हाँ, सब लगी। तो पंचायत वगैरह चल रही थी जब अभी ये बैठे थे जो बताया है। बाकी पूर्ण जानकारी मैं अभी आपको लेकर के जैसे बता। दिल्ली में एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बड़ी खबर खजूरी खास इलाके से है, जहां खुले नाले में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेल खेल में बच्चा पास में बह रहे खुले नाले में गिर गया और उसकी जान चली गई। परिवार में अब मातम है। परिवार और इलाके के लोगों का कहना है कि अगर नाला ढका होता, दीवार होती तो बच्चे की जान नहीं जाती, लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ है और नाले में डूबकर एक बच्चे की जान चली गई। खजूरी खास इलाके की यह घटना है, जहां पर खुले नाले में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन खेल खेल में ही वो खुले नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। मेरा बच्चा उधर गया था खेलने के लिए, मेरी लड़की भी थी उसमें, 7-8 साल की है मेरी लड़की। तो वो खेलते खेलते बच्चे नाले के पास चले गए। तो नाले में के पास जो गए ना, नाले का मैंने सरकार ने कोई सुविधा नहीं, ना दीवार है ना कुछ है। आज अगर उसमें कुछ हुआ रहता तो मेरा बच्चा उसमें घुरक के चला नहीं जाता। उसमें मेरा बच्चा वहाँ खेल रहा था, मेरी लड़की भी थी, वो देख रही थी, वो भी बच्ची ही थी। तो ध्यान देते देते ध्यान भटक गया तो मेरा बच्चा उसमें घुरक के चला गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन वहाँ पे दीवार होनी चाहिए, वहाँ की जो सुरक्षा में होना चाहिए। बच्चे आगे चल के किसी और का बच्चा ना गिरे। कल और भी मेरे पास छोटे बच्चे हैं, वो भी जाएंगे कि हो सकते हैं खेलने के लिए, तो वो ना, उसके लिए कोई मैंने उस पर खास मैंने सशक्त शासन होना चाहिए, उस कानून कार्रवाई होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, मैंने काम होना चाहिए। नहीं तो आए दिन बच्चे वहाँ गिरते ही रहते हैं। राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। बड़ी खबर यह है कि आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में नीतीश का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी ने यह भी कहा है कि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और अब वो राज्य चलाने लायक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार चल रहा है इस मामले में। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। तो विपक्ष पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है और अब देश भी पूछ रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हुआ है। यह सवाल तब उठा जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार सावधान रहने की बजाय न सिर्फ अभिवादन कर रहे थे, बल्कि अपने ठीक बगल में खड़े प्रधान सचिव को टोक रहे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष ने बवाल काट दिया और नीतीश को बीमार बताकर इस्तीफे की मांग होने लगी। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके हाव भाव आंख में खटके हैं। सवाल यह है कि सीएम नीतीश को हुआ क्या है।
कर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। बहकी बहकी बातें करता है वो, लगता है राजा बीमार हो गया है। उनकी बहकी बाकी बातें सुबह भी सुनने में आई, शाम को भी सुनने में आई है, इसलिए इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। देखने से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बीमार है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, इनको पद से इस्तीफा देना है। नीतीश कुमार माफी मांगो। खुद ही नहीं है, कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान आपके नजर में किया या नहीं? कोई अपमान नहीं हुआ। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ? अपमान क्या हुआ? तारीख 20 मार्च 2025, जगह बिहार की राजधानी पटना। मौका खेल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का था। उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग में स्थित इंडोर स्टेडियम पहुंचे थे। मंच पर औपचारिक अभिवादन के बाद राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा होती है तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रगान शुरू होता उसके पहले ही नीतीश कुमार इशारा करते हैं और मंच से जाना शुरू कर देते हैं। जो कहा जा रहा है उसे अनसुना करते हुए नीतीश बढ़ने लगते हैं। मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार नीतीश से कहते हैं कि राष्ट्रगान के बाद चलते हैं, लेकिन नीतीश खिलाड़ियों से मिलने के लिए मंच से नीचे उतर जाते हैं। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए। नीतीश खिलाड़ियों से मिलकर जब मंच पर आए तो दोबारा राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान बजना शुरू होता है, लेकिन नीतीश 14वें सेकंड पर अपने ठीक बगल में मौजूद प्रधान सचिव दीपक कुमार को पहले देखते हैं और 18वें सेकंड पर उन्हें जोर से गाने का इशारा करते हैं। राष्ट्रगान के ठीक बीच में सीएम नीतीश कुमार के इस तरह से टोकने से उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार अचकचा जाते हैं और हैरान रह जाना लाजमी है, क्योंकि सीनियर आईएएस रह चुके दीपक कुमार को राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से मालूम है। इसीलिए जब नीतीश कुमार उन्हें टोक कर बार बार कुछ कह रहे थे तो दीपक कुमार नीतीश को आंख से इशारा करके सामने देखने के लिए कहते हैं। बावजूद इसके नीतीश रुकते नहीं। उनकी नजर सामने मौजूद पत्रकारों पर पड़ती है तो बीच राष्ट्रगान में ही नीतीश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगते हैं। पूरे राष्ट्रगान में नीतीश थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। वो इस तरह चारों तरफ देख रहे थे मानो उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश की ढूंढती नजरों को कुछ मिला या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन उनकी तस्वीरों पर बिहार में राजनीतिक बवंडर मच गया। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा नीतीश कुमार, माफी मांगो। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मानो नीतीश पर हमले का सबसे बड़ा हथियार मिल गया।
सबसे पहले राबड़ी देवी ने सदन के भीतर नीतीश से माफी मांगने की मांग रखी। अब लोग हिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इसका सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन के बाहर आकर तो राबड़ी देवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नीतीश बीमार है तो उन्हें बेटे को सीएम बना देना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। बोलने चलने कुछ करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस राज्य का भला कैसे हो सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। हाउस के लीडर की हैसियत, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत ड्राइवर की होती है और ड्राइवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। पैसेंजर बीमार भी होगा, नशे में भी होगा तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ड्राइवर जरा झपकी भी लेगा तो गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इसके माने फिजिकली वो फिट नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को राष्ट्रगान जोर से पढ़ने के लिए कहा तो ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र अपमान है? नीतीश कुमार जी ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माफी मांगने की कोई जरूरत इसकी नहीं जा करके है और मैं समझता हूँ कि आरजेडी के लोग अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जा करके। हमले सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं हो रहे बल्कि आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रही है। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? और अब बात करते हैं कातिल महबूबा के डेथ डांस की। क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करने के बाद जश्न मना रही थी? क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक पत्नी अपने पति का गला रेतने के बाद बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर केक काट रही थी? मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पति के कत्ल के बाद कोई पत्नी क्या कर सकती है? पछतावा कर सकती है, खुद पर रो सकती है, लेकिन मुस्कान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो खुश थी, इतनी खुश मानो उसकी कोई तपस्या पूरी हो गई हो। और इसका सबूत है 10 मार्च की शाम 7:20 पर मुस्कान ने कैब ड्राइवर को मैसेज किया, लिखा, भैया कल इनका जन्मदिन है तो 12 बजे तक केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से? 4 मिनट तक जब कैब ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुस्कान ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। सुनिए मुस्कान ने क्या कहा। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना कर। ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़े जमाने के बाद 4 मार्च की शाम को ही साहिल और मुस्कान मेरठ से शिमला के लिए रवाना हो गए। 3 दिन दोनों ने शिमला में बिताए। चौथे दिन इसी कैब ड्राइवर के साथ मनाली के लिए निकल गए।
पुलिस ने मुस्कान और साहिल का जो मोबाइल जब्त किया है उसमें मनाली की कुछ तस्वीरें मिली हैं। ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहनकर मुस्कान बर्फीली पहाड़ियों पर नजर आ रही, साहिल के साथ बर्फ में जश्न मना रही। साहिल और मुस्कान कसौल के जिस पायरेट्स ऑफ पार्वती नाम के गेस्ट हाउस में थे वहां अजीब तरह की पेंटिंग्स नजर आई। ये गेस्ट हाउस कई बार किल द डेविल नाम से कार्यक्रम का आयोजन करता है। हो सकता हो साहिल यहां पहले भी कई बार आ चुका हो। किल द डेविल नाम के कार्यक्रम के पोस्टर अजीबो गरीब तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक वैसे जैसी तस्वीरें साहिल के कमरे की दीवार पर उकेरी गई हैं। पायरेट्स ऑफ पार्वती नाम के गेस्ट हाउस के इस डीजे सेटअप को गौर से देखिए। यहाँ ठीक वैसा डिजाइन बना है जैसा साहिल के कमरे में बना हुआ नजर आया था। आगे की तरफ ठीक वैसा ही मुखौटा जैसा दीवार पर उकेरा गया था और पीछे वैसे ही दो बड़े बड़े सींग जो कमरे में नजर आए थे। कातिल महबूबा का डेथ डांस तो आपने देख लिया। अब देखिए इस कातिल महबूबा ने किस तरीके से सौरभ की हत्या की साजिश रची। अब मुस्कान चाहकर भी नहीं बच सकती क्योंकि एक एक कर कई गवाह अब कैमरे पर आकर मुस्कान की काली करतूत उजागर कर रहे हैं। कत्ल के संदिग्ध किरदारों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबूतों और गवाहों से आपका परिचय करवाते हैं। सौरभ मर्डर केस में अभी तक जिन 6 चीजों के इस्तेमाल की बात सामने आई उसमें चाकू है, नींद की दवा है, ड्रम है, सीमेंट है, बैग है और परफ्यूम है। मुस्कान ने मर्डर के लिए जो प्लान बनाया उसके हिसाब से सबसे पहले सौरभ को गहरी नींद में सुलाने की साजिश रची गई। इसके लिए मुस्कान ने नींद की दवा को हथियार बनाया। 3 मार्च की शाम सौरभ अपने माता पिता के पास गया था, वहीं से कोफ्ते की सब्जी लाया था और मुस्कान ने कोफ्ते की उसी सब्जी में नींद की दवा मिलाकर सौरभ को खिला दिया। मुस्कान कितनी शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर की पर्ची में हेरा फेरी करके उसने नींद वाली दवा का नाम खुद से ही जोड़ दिया था। दवाई का नाम एक मेडजोलम करके कोई दवाई है जो कि ली थी इसने, ड्राउजीनेस जो क्रिएट करती है। इन्होंने अपना खुद से जो पूछताछ में बताया मुस्कान ने कि जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन दी थी उसमें इन्होंने खुद से गूगल करके ऐड कर लिया था एक सॉल्ट एक्स्ट्रा। उसके बाद ये जाके उन्होंने परचेज़ किया था क्योंकि उन्हें पता था कि डायरेक्टली दवाई मिलती नहीं है दुकानों पर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले नहीं सकती हैं। तो उन्होंने खुद को एक एंग्जाइटी का दिखाया था कि मुझे एंग्जाइटी की बीमारी है। उसके बाद इन्होंने गूगल करके एक्स्ट्रा दवाई लिखी थी। मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया वो है चाकू। खंजर के आकार का ये चाकू मुस्कान खुद बाजार से खरीद कर लाई थी और जिस सिंघल जी बर्तन वाले की दुकान से मुस्कान ये चाकू लाई थी वहां पहुंच गया एबीपी न्यूज। कि इसी दुकान से मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में शारदा रोड पड़ता है और इसी दुकान से मुस्कान आई थी और मुस्कान ने पहले ये चाकू देखने का काम किया, फिर ये चाकू देखा, फिर ये चाकू देखा और ये चाकू देखा। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और आखिर में मुस्कान ने ये चाकू खरीदा था और इसी तरीके के चाकू से जो सौरभ है उसकी बेरहमी से हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि चाकू से पहला वार सीधे सौरभ के दिल पर किया गया और ये वार किया खुद मुस्कान ने। सौरभ की मौत तो चाकू के पहले ही वार में हो गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा न बच जाए इसके चलते लगातार उसके दिल पर 3 वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें लेफ्ट साइड में चेस्ट के निपल के नीचे 3 इंसाइज्ड वुंड है जिससे इनकी मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो गर्दन पे जो काटने का निशान है, जो कलाइयाँ काटने का निशान है, वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया है। ये काफ़ी बड़े चाकू हैं और इन चाकू की आप धार देखिए कि जो धार है वो भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, और ये आगे से इतना नुकीला भी है। और इसी तरीके से जो मुस्कान है और सौरभ ने ये चाकू पकड़ के और उसके सीने में इस तरीके से कई बार चाकू घोपा। 2 चाकू लेकर गए थे और ये वो 2 चाकू हैं इसी तरीके के कि जिनसे सौरभ का कत्ल करने की प्लानिंग की गई थी।
100 रुपए के इन 2 चाकुओं से ही मुस्कान ने अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसे चाकू हैं जिनसे फल काटे जाते हैं, लेकिन मुस्कान ने अपने ही पति का गला काट दिया। चॉपिंग बोर्ड पर काफ़ी चलते हैं चाकू इस तरह की, ये जो सब्जी काटने का बोर्ड आता है इसी पर काम आते हैं, इस्तेमाल ये। अच्छा, फ्रूट नाइफ है इसका। तो ये तरबूज है, बड़े फल होते हैं आपके, खरबूजा होता है। यानी तरबूज और खरबूज काटने वाले चाकू से मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े करने के बाद अब प्लानिंग का अगला कदम था शव को ठिकाने लगाना। इसके लिए मुस्कान ने ऑनलाइन 2 बैग खरीदे। एक बैग में कटा हुआ सिर, हाथ के पंजे और बाकी के कुछ और टुकड़े रखे। कहा जा रहा है कि ये बैग साहिल अपने साथ लेकर कमरे पर चला गया, जबकि दूसरे बैग में मुस्कान ने धड़ के कटे हुए हिस्सों को भरा और जिस बेड पर वो सोती थी उसी बेड के बॉक्स में उसे डालकर बंद कर दिया। सुबह इन दोनों ने शव के टुकड़ों को बैग में भरकर ठिकाने लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और तभी दोनों के दिमाग में आया ड्रम वाला आइडिया। ड्रम खरीदने के लिए मुस्कान अकेले ही ई रिक्शे के साथ मेरठ के जली कोठी मार्केट पहुंची और यहीं पर खरीदा गया वो ड्रम जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा की वजह बन गया है। सुबह का टाइम आई थी, 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, सुबह 9:30 बजे के टाइम। अच्छा, कुछ तारीख ध्यान हो आसपास? तारीख तो ध्यान नहीं है। अच्छा, तारीख ध्यान नहीं। क्या कहा था, कैसे आई आपके पास, क्या बातचीत शुरू की? मैंने बेडरूम में साइन थी और गेहूं के लिए ड्रम मांगा था, फिर मैंने दे दिया था उन्हें कि ढक्कन वाला मांग रही थी। 1100 का बताया था, 1100 ही लिया। ड्रम बेचने वालों ने यह भी खुलासा किया कि मुस्कान बड़े साइज का ड्रम ढूंढ रही थी ताकि शव के टुकड़ों को आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। 250 लीटर है, 200 लीटर है, बहुत सारा आइटम है। 50 लीटर है, 70 लीटर है। वो कितने वाला ले गए? सभी तरह का। वो 250 वाले ले गए। अच्छा, चूंकि बड़ा था इसलिए। जी। अच्छा, क्योंकि ड्रम तो जो है ये तो दूध वाले ज़्यादातर हमारे जो इस्तेमाल में आते हैं, दूध वाले ले आते हैं, पानी वाले ले आते हैं, अचार वाले ले आते हैं, और जो टंकी के लिए पानी भर के रख लेते हैं, पीने के इस्तेमाल में आते हैं। अब ये पहली बार देखने को मिला है कि मतलब इसमें वो लाश के लिए ले गए। ड्रम में सीमेंट इस कदर जम चुका था कि उसे हिलाने के लिए कई पुलिस वालों को ताकत लगानी पड़ी। ये मुस्कान का ही घर है जहां से पुलिस ने ड्रम जब्त किया। ये वीडियो मुस्कान के पड़ोसियों ने बनाया है। ड्रम को पुलिस सीधे पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची। वहीं पर पहले उसे काटा गया, जम चुके सीमेंट के पत्थर के टुकड़े किए गए और उसमें से सौरभ राजपूत के शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया। 30 साल के कैरियर में तो अभी तक मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है। ये अनोखा केस है, अलग तरीके का केस है। इस तरह पहले मैंने सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं। इस केस में साहिल और मुस्कान ने जिस 5वीं चीज का इस्तेमाल किया वो है ये बिखरा हुआ सीमेंट। घर में जब मुस्कान सीमेंट की बोरियां लाई थी तभी लोगों को शक हो गया कि दाल में कुछ काला है। हालांकि शातिर मुस्कान ने लोगों को बरगला दिया और ये कहकर निकल गई वो घर में मरम्मत का काम करवा रही है। हालांकि सीमेंट कहां से खरीदा गया और सीमेंट की बोरियां कहां हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा साजिशकर्ता मुस्कान और साहिल ने परफ्यूम का पूरा डिब्बा ही खरीदा था। ये डिब्बा साहिल के कमरे से बरामद हुआ है। परफ्यूम का इस्तेमाल इस वजह से किया गया ताकि सड़ रहे सौरभ के शव की दुर्गंध घर से बाहर ना जाए। हालांकि ये सारी कोशिशें नाकाम रही और मुस्कान के साथ साथ साहिल भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। सौरभ हत्याकांड में सिर्फ साहिल और मुस्कान ही शामिल थे या कोई और भी इसका हिस्सेदार था? इस सवाल को गंभीर बना दिया है सौरभ के परिजनों ने। इनके माँ बाप का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसकी हत्या में भी, इसकी लाश को डिस्पोज करने की कोशिश में, हर चीज में। पैसे के लेन देन में ये हत्या करी गई है क्योंकि सौरभ का काफी पैसा इन लोगों के पास में था और सौरभ अपना मकान खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। यानी सौरभ के घर वाले मुस्कान के उस माँ बाप पर संदेह जता रहे हैं जो घटना की सच्चाई सामने आने के बाद कैमरे के सामने आए थे और अपनी ही बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। लेकिन सौरभ के परिजनों का दावा
कुछ और ही है। 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिए एक से एक, और ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। 6 महीने के अंदर कौन ले लेगा भाई? इतना बड़ा जिगरा तो हमारे में नहीं है। वही पैसा मेरे भाई ने पैसा वापसी मांगा होगा, तो उसी चक्कर में जो है इन सब ने मिलकर मेरे भाई को मारा। अब सौरभ के परिजन हाथों में तख्तियां लेकर दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मार्च का महीना है, कंपनियों में अप्रेजल बोनस का मौसम है। बोनस न मिलने पर कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन क्या बोनस न मिलने पर कोई अपनी कंपनी के कर्मचारियों को जान से मारकर बदला ले सकता है? पुणे में ऐसी एक वारदात सामने आई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी के स्टाफ से कहासुनी और बोनस न मिलने से नाराज ड्राइवर ने गाड़ी में उस वक्त आग लगा दी जब वो गाड़ी लेकर ऑफिस जा रहा था। 4 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन पहले हुआ एक हादसा खतरनाक साजिश में कैसे बदला, पुणे की ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल गया। पहला कैमरा, चलती टेम्पो ट्रैवलर से कूद रहे लोग। दूसरा कैमरा, धू धू कर जल रही गाड़ी बेलगाम भाग रही। तीसरा कैमरा, सड़क किनारे जल रही गाड़ी को बुझाया जा रहा। चंद सेकंड के भीतर रिकॉर्ड इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद की जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान लेने की खौफनाक साजिश। वारदात पुणे की है। 4 लोगों की जान गई है। खुलासा 2 दिन बाद हुआ है। इस साजिश का हर पहलू आपके सामने बेनकाब होगा। पहले इन तस्वीरों को बारी बारी से एक बार फिर देखिए। सड़क पर सामान्य ट्रैफिक दिख रहा है। ये सफेद टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे जाकर रुकती है। 15 सेकंड तक गाड़ी खड़ी रहती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, ड्राइवर के दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और 2 शख्स उससे कूदते हैं। एक के पैर में आग लगी दिखाई दे रही है। गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगती है। एक एक कर 3 लोग और कूद जाते हैं। गाड़ी बेलगाम सड़क पर दौड़ने लगती है। पीछे ट्रैफिक थम जाता है। गाड़ी से उतरे लोग सड़क किनारे दिख रहे हैं। कंपनी के गेट पर खड़ा गार्ड तेज कदमों से आगे बढ़ता है, रुक कर देखता है, फिर अंदर जाने लगता है। वही टेम्पो ट्रैवलर सामने से आ रही होती है। आग बुरी तरह लग चुकी है। बाईं तरफ का वो दरवाजा अब भी खुला है। भीतर आग की लपटें साफ दिख रही हैं। गाड़ी बैलेंस खो चुकी है। जैसे ही फुटपाथ से टकराती है, आग और भीषण हो जाती है। अब तक ये टेम्पो ट्रैवलर आग का गोला बन चुकी है। गाड़ी अपने पीछे धुएं का गुबार छोड़ती हुई बेतहाशा सड़कों पर दौड़ती जा रही है। पीछे से लोग भी दौड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं सफेद टेम्पो ट्रैवलर सड़क के दाहिने तरफ खड़ी है। उसे पानी डालकर बुझाया जा रहा है। आग ने पूरी गाड़ी को खाक कर दिया है। ये पुणे का हिंजेवड़ी इलाका है। बुधवार की सुबह 8 बजे व्योम ग्राफिक्स कंपनी के कर्मचारी रोज की तरह इस गाड़ी से ऑफिस आ रहे थे। ड्राइवर जनार्दन के साथ 14 कर्मचारी गाड़ी में सवार थे। आधा किलोमीटर पहले गाड़ी में आग लगी और 7 मिनट बाद जब तक आग बुझाई गई, 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये तो तस्वीरों का किस्सा है, लेकिन इसमें साजिश का जो हिस्सा है उसने पुलिस के चेहरे पर भी पसीने ला दिए। पहले पुलिस को यह लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन फोरेंसिक जांच ने पूरी साजिश को बेपर्दा कर दिया। माचिस की एक तीली ने कैसे पूरे प्लान का भंडा फोड़ कर दिया, ये अब आपको बताते हैं। पुणे के आईटीएफ हिंजोड़ी में हुए अग्निकांड में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस टेम्पो ट्रैवलर को आग लगी नहीं थी, बल्कि आग लगाई गई थी। यह साजिश सारी ड्राइवर ने रची थी और ये ड्राइवर के पैर में पहले आग लगी थी और वहीं से पुलिस तफ्तीश शुरू हुई।
हम ये देख रहे हैं कि कपड़ों का लगदा यहाँ पे है और इसी कपड़े को लगदे पे बेंजीन केमिकल जो है वो डालकर ड्राइवर ने इसको माचिस से जलाया था। प्राइमरी मालूमात जो है कंपनी में साफ सफाई के लिए, मशीन साफ सफाई के लिए यूज होता था। बेंजीन ये इनफ्लेमेबल है और जो चालक है उसने कंपनी से लिया था ये मालूमात। आग के संपर्क में आते ही ये जलता है। उसको इसकी सारी जानकारी थी इस ड्राइवर को? अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो मालूमात हुआ है उसी हिसाब से ये कंपनी में ही उसका यूज होता है, जनरल पब्लिक में यूज नहीं होता इसका। कंपनी से केमिकल लेकर उसी के कर्मचारियों को आग लगाकर मार देना। आपके मन में सवाल होगा कि खुद की जान खतरे में डालकर आरोपी ड्राइवर जनार्दन के गाड़ी में आग लगाने की आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी? बुधवार की हुई घटना का पर्दाफाश शुक्रवार को हुआ। पुलिस जांच में पता लगा है कि गाड़ी में आने वाले 3 कर्मचारी जनार्दन से नौकर की तरह बर्ताव करते थे। होली का बोनस न मिलने से भी आरोपी ड्राइवर नाराज था, जिसके बाद उसने इतना जघन्य अपराध करने की ठानी। गाड़ी में सब पैसेंजर को बैठाया और ऑफिस से आधा किलोमीटर पहले गाड़ी में आग लगाकर खुद कूद गया। 7 मिनट के भीतर गाड़ी पूरी तरह खाक हो गई। आगे बैठे लोग तो कूदते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे कर्मचारियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कर्मचारी थे इस डोर के पास बैठे थे, वो इसमें उनकी मौत हुई है। वो इस डोर से बाहर आना चाहते थे, ये इमरजेंसी एग्जिट है। बुधवार को घटना के बाद आरोपी जनार्दन मामूली तौर पर जला था, लेकिन पुलिस को देखकर बार बार बेहोश होने का नाटक कर रहा था। इसके अलावा पुलिस के सवालों का साफ जवाब भी नहीं दे पा रहा था। फॉरेंसिक जांच के दौरान सीट के पास माचिस की तीली भी मिली थी, जिससे पुलिस को साजिश का शक हुआ। ये हम जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स में केमिकल रखा था और ये केमिकल उसने माचिस की तीली लगाकर यहाँ पर जलाया और उसी के साथ उसे पता था ये गाड़ी में आग लग सकती है। इसी चलते उसने ये दरवाजा खोलकर, ये जो हम ड्राइवर का दरवाजा है, ये खोलकर जंप मार के अपनी जान बचाई, मगर एक तीली यहाँ पर गिर गई यहीं पे और वही फॉरेंसिक जो टीम है उसे मिली और फॉरेंसिक टीम ने फटाफट से पूरी इंक्वायरी की तो ये सामने आ गया था। बड़ी बात यह है कि जिनसे आरोपी ड्राइवर का झगड़ा था वो उस दिन इस गाड़ी में सवार भी नहीं हुए थे और जो लोग मारे गए उनका कोई लेना देना भी नहीं था। सैलरी पेंडिंग नहीं है, हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है, उसका बिल्कुल सैलरी पेंडिंग है। पुलिस जांच में पता लगा है कि गुस्से में ड्राइवर जनार्दन कंपनी परिसर में ही गाड़ी में आग लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो ऑफिस आने से थोड़ी दूर पहले उसने गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी पर मर्डर की धारा लगाई है। आरोपी ड्राइवर अभी आईसीयू में भर्ती है।